Good morning, dear student. Suraj School Rivari presenting Class 8 explanation of Chapter 3 Glimpses of the Past. I am Mrs. Bubbly, TGT English teacher, a faculty of Suraj School. Let's start with today's topic. Glimpses of past. What do you mean by glimpses of past? Glimpses of past means to look briefly at the past history. Means past history की कुछ झलक इस चैप्टर में दिखाई गई है. बिफोर यू रीड मीन्स चैप्टर रीड करने से पहले कुछ चीज़ें आपको जाननी है. हेयर आर सम पिक्टोरिकल ग्लिम्सेस ऑफ हिस्ट्री मीन्स पिक्चर दी गई है जिसमें कि एक तरह से हिस्ट्री की झलक दिखाई गई है अपनी कंट्री की. फ्रॉम 1757 टू 1857. 1757 से 1857 तक. दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स. स्पीच बबल्स मीन्स जो डायरेक्ट स्पीच दी जाती है वो बोला है. जैसे पिक्चर में इफ़ यू वांट टू सी दिस इज़ द स्पीच बबल्स. विल हेल्प क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग. ये हेल्प करेंगी पिक्चर्स और ये जो डायलॉग्स है ये हेल्प करेंगे आपको क्लैरिफाई करने के लिए कि क्या कंडीशन थी दैट लेड टू द इवेंट नोन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857. कि ऐसी क्या क्या कंडीशन थी जो कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्रिएट किया. मीन्स लड़ाई हुई 1857 में. सो हम स्टार्ट करते हैं विथ आवर फर्स्ट टॉपिक द मार्टियर्स. यहाँ पर मार्टियर्स क्या है? सेक्रीफाइजर, हीरो हु सेक्रीफाइस लाइफ फॉर द कंट्री. जिन्होंने कंट्री के लिए सेक्रीफाइस की है अपनी लाइफ. हेयर एट अ फंक्शन ऑफ दिल्ली. क्या बताया है? एट अ फंक्शन ऑफ दिल्ली मीन्स दिल्ली में एक फंक्शन हो रहा है, एक इवेंट हो रहा है जिसकी ये इमेज दी गई है. इसमें यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हो कि लता मंगेशकर है जो कि स्पीच दे रही है. और वो क्या बोलती है अपनी स्पीच में? ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आई फिल विथ टीयर एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियन मार्टियर्स. यहाँ पर क्या बोला है? जो हिंदी में एक सॉन्ग है वो यहाँ पर बताया गया है. जैसे कि जो सॉन्ग था वो ओ माई कंट्री मैन, ये है ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी. यहाँ पर लता मंगेशकर वो गाना गा रही है. मूव टू द सेकेंड वन. दिस इमेज इज शोइंग अबाउट द कंपनी कॉन्क्वेस्ट. कंपनी कॉन्क्वेस्ट, यहाँ पर कॉन्क्वेस्ट मतलब टू विन, विजय होना. तो कंपनी जीती है. और ये कब से कब तक हुआ था कॉन्क्वेस्ट? 1757 से 1849 का टाइम पीरियड है. यहाँ पर आपको फर्स्ट पिक्चर में बताया गया है विद इट्स सुपीरियर वेपन. सुपीरियर वेपन मीन्स टेक्निकल वेपन थे. द ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया. इंडिया में अपनी पावर ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी ने एग्जिस्ट कर ली थी, मीन्स बढ़ा ली थी. उनके पास काफ़ी सुपीरियर वेपन थे कब्जा करने के लिए इंडिया पर. तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो ये इंडिया का मैप है और ये दिखा रखा है इंडिया 1765 का टाइम पीरियड. जो रेड येलो में है दैट इज़ इंडियन प्रिंसेस मीन्स पहले राजा राज करते थे. तो यहाँ पर ये जो एरिया है येलो में ये राजाओं का दिया है. और जो ये पिंक में है ये ब्रिटिश कंपनी ने जो टेक ओवर कर लिया था वॉर से. नाउ इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड मीन्स जो इंडियन प्रिंस थे, जो राजा महाराजा थे उस टाइम पे, वो बहुत नैरो सोचते थे, वो फ्यूचर का नहीं सोचते थे. तो उनमें से कुछ ऐसे थे जो बोलते थे, जैसे कि डायलॉग बॉक्स में दिया है द अपस्टार्ट राजा बहा कॉल द इंग्लिश मैन. अब यहाँ पर क्या है? एक राजा ने ऑर्डर दिया कि इंग्लिश मैन को बुलाई, मर्चेंट को बुलाई. इंग्लिश मर्चेंट मीन्स ब्रिटिश पर्सन. दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम मीन्स यहाँ पर राजा क्या बोल रहा है? वो हमारी मदद करेंगे हमारे एनिमीज़ को डिफीट करने के लिए, मीन्स हराने के लिए. द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट. और ऐसी फाइट होती रही मीन्स राजा ब्रिटिश पर्सन्स की हेल्प लेते रहे और अपने एनिमीज़ को मारते रहे. और इसकी वजह से कोई भी पीस नहीं थी वहाँ पर.
द राइवल्स हेल्प द ईस्ट इंडियन कंपनीज एंड इट, मतलब अब राजा में एक दूसरे से जो दुश्मनी थी उसकी वजह से जो ईस्ट इंडियन कंपनी को हेल्प मिली थी, ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। सबड्यू मीन्स एक तरह से टेक ओवर करना उनके राज्य को, वो बहुत आसान हो गया था। कि किस चीज़ से आसान हुआ था कि जो राजा थे एक दूसरे के दुश्मन थे, एनिमीज थे। अफॉर सीइंग मीन्स जो फ्यूचर को देखता था, रूलर। एक राजा था, लाइक द ब्रेव तिब्बू ऑफ मैसूर फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग, मीन्स वो एक राजा था जो दूर तक की सोचता था। वो मैसूर का राजा था और उसने ब्रिटिश पर्सन से फाइट की टिल हिज डेथ, जब तक वो मरा नहीं था। हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू द कॉन्क्वेस्ट, ये जो कॉन्क्वेस्ट हुआ था, ये जो विजय की हुई थी ब्रिटिश इंडियन कंपनी, इस विजय से जो लोग थे, इंडिया के लोग थे, उनकी क्या सोच थी? तो डिफरेंट सोच थी। यहाँ पर दो टाइप के लोग बताए हैं। फर्स्ट बताया है यहाँ पर, थैंक गॉड देयर इज़ अ पीस इन कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय थंग्स। अब कुछ पर्सन क्या बोल रहे थे, थैंक गॉड अब कंट्री में पीस है, नो मोर वॉर, कोई लड़ाई नहीं होगी और कोई भी लूट नहीं होगी, कोई भी जो ठगी लोग होते हैं वो वहाँ से पैसे या लूट नहीं हो सकती। इट इज़ गॉड हु सेंड द ब्रिटिश। अब यहाँ पर ये एक पर्सन क्या बोल रहा है कि ये भगवान है जिन्होंने ब्रिटिश पर्सन को भेजा। आर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम। अब ये क्या बोलते हैं, हमारी जो डेस्टिनी है, मतलब हमारी जो किस्मत है वो इनसे बनी हुई है। ये कुछ लोगों की सोच थी। और कुछ लोग क्या सोचते थे, द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डेथॉर्न आर किंग, मतलब यहाँ पर क्या बोला है, दैट दे ट्रॉन मीन्स क्या है कि जो क्रॉन था वो ले लिया था और हमारे किंग को मार दिया है। नाउ वी हैव बिकम स्लेव ऑफ फॉरेनर्स, अब हम एक तरह से ब्रिटिश के स्लेव्स हैं, मीन्स उनके लिए काम करते हैं, उनके नौकर हैं। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। अब यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कुछ किंग थे जो अच्छे नहीं थे पर वो हमारी धरती के थे, हमारे लैंड के थे। मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट, ब्रिटिश रूल। अब यहाँ पर ब्रिटिश का जब रूल आ गया, वॉर में क्या हुआ, ईस्ट इंडियन कंपनी जीत गई है, सबसे पहले बता रहे थे, जो कि हमारे थे जो सैक्रिफाइजर थे उनके बारे में। सेकेंड पॉइंट में क्या बता रहे थे कि आपकी जो ब्रिटिश कंपनी है वो जीत गई है, वो रूल करने लगी। अब थर्ड पॉइंट में उन्होंने रूल किया था 1765 से 1836 पे। सो उस रूलिंग में क्या क्या होता है, religious leaders French idea like untouchability and child labor। अब वो जो रूलर्स थे, ब्रिटिश रूलर्स थे, उन्होंने क्या किया है, स्प्रेड कर दिया है एक आइडिया, अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। ये दो चीज़ें उन्होंने क्या की, इंडिया में स्प्रेड कर दी। अब यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हो, अ प्राइस priest is sitting here, anyone who cross the sea loses his religion। इसने क्या बोला, कोई भी उस सी को क्रॉस करेगा वो अपना रिलीजन, धर्म एक तरह से खो देगा। ऑल द मर्सी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमन। अब यहाँ पर क्या बोला है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो सारी किस वजह से आ रही है, जो लेडीज़ हैं उनकी वजह से आ रही है, जो गर्ल्स हैं उनकी वजह से आ रही है। द ट्रुथ वॉज दैट, पर सच्चाई क्या थी, इंडियन हैड लॉस सेल्फ रिस्पेक्ट। इंडिया ने क्या किया है, सेल्फ रिस्पेक्ट लॉस कर दिया। द ब्रिटिश स्क्रॉन देम, जो ब्रिटिश थे वो क्या करते थे, स्क्रॉन करते थे, उनको ब्लेम करते थे, उन्हें अपने पीछे घुमाते थे। यहाँ पर एक ब्रिटिश पर्सन बोलता है, द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्ट। जो यहाँ के लोग हैं वो अनवर्दी है, उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, वो ऑनेस्ट नहीं हैं। बट अब यहाँ पर ये इंडियन पर्सन क्या बोलता है, ट्रू, सच बोल रहे हो आप, यूर ऑनर, बट आई एम ऑनेस्ट, पर मैं ऑनेस्ट हूँ। अब यहाँ पर ये पर्सन अपने आप को ऑनेस्ट बोल रहा है। Being merchant, the British wanted quick
प्रॉफिट। वो मर्चेंट थे ब्रिटिश, उनको बहुत जल्दी प्रॉफिट चाहिए था। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर टू अबेंडन देयर फील्ड्स, मतलब उनके जितने हैवी टैक्स थे कि जो उनकी फील्ड थी वो उनको छोड़नी पड़ी। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एक तरह से एक किसान है वो बोल रहा है कि आपके मैन मेरे सारे क्रॉप्स ले लेते हैं। यू आर स्टिल इन एरियर्स। अब यहाँ पर वो पर्सन क्या बोलता है कि अभी भी तुम नुकसान में हो, तुम्हारी लाइबिलिटीज़ है। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर आप अगले हफ्ते नहीं पे कर सकते हो, आई विल सेंड यू टू जेल, मैं आपको सीधा कहाँ डालूँगा, जेल में डालूँगा। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंट अदर मेथड विच गेव देम मोर प्रॉफिट। फिर भी ब्रिटिश ने एक और मेथड इन्वेंट किया जिससे उनको और ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो यहाँ पर क्या बोला है, एक ब्रिटिश पर्सन है, द गुड मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड, जो गुड मैन्युफैक्चर बन के आता है इंग्लैंड में, शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी, उन पर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी व्हेन ब्रॉट इन टू इंडिया, जब वो इंडिया में लेके आए जाएंगे। तो यहाँ पर दूसरे पर्सन बोलते हैं अ गुड आइडिया, ये एकदम सही आइडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉ बिगेन टू क्रिप्स इंडियन इंडस्ट्री। यहाँ पर क्या बोला है, क्रिप्स मीन्स जो इंडिया की कंपनी है वो धीरे धीरे क्या होने लगी, नीचे जाने लगी। जो इंडियन कंपनी है वो धीरे धीरे नीचे जाने लगी और ईस्ट इंडियन कंपनी आगे बढ़ गई। Inevitability famines followed between 1822 and 1836. 50 लाख इंडियन डाई। यहाँ पर क्या बोला है, 15 लाख इंडियन डाइज ऑफ स्टार्वेशन, मीन्स भूख की वजह से 15 लाख इंडियंस मर गए थे। और वहाँ पर ये एक तरह से अननोइंग इफेक्ट है जो कि इंडिया पर हुआ था। ब्रिटिश पॉलिसीज, जो ब्रिटिश पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग र्यूइंड द एक्सपर्ट आर्टिस्ट एंड देयर बिजनेस। जो एक्सपर्ट आर्टिस्ट थे किसी फील्ड में, उनको एक तरह से क्या कर दिया है, एंड कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया है। दिस इज फॉर द नेक्स्ट पेज, राम मोहन रॉय। नाउ हेयर इज अ part where Ram Mohan Roy stand for India from 1772. This activities happened from 1772 to 1833 में ये चीज़ें हुई थी। Start with the first picture. Ram Mohan Roy, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. वो एक वाइज मैन था, इंटेलिजेंट पर्सन था, जो समझ गया था कि कंट्री में क्या गलत हो रहा है। लेट अस नॉट डिस्पायर, यहाँ पर क्या बोला है, लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्फ, आर एशियन कल्चर इज़ ग्रेट। जो हमारे पूर्वजों द्वारा कल्चर है वो बहुत अच्छा है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट, और हमें और अच्छा अचीवमेंट मिलना चाहिए। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, हमें पहले अपनी सोसाइटी को बनाना चाहिए। सस्पिशिएशन हैव बीन रिन्यूइंग अस, मतलब एक तरह से जो सुपरस्टिशन है, जो सोच है, जो सुपरस्टिशन सोच बना दी है, वो एक तरह से हमारे कल्चर को ख़त्म कर रही है। यहाँ पर ये कौन बोलता है, राम मोहन रॉय। नेक्स्ट पिक्चर, ही टोल्ड हिज वाइफ उमा। अब उनकी वाइफ का नाम क्या है, रिमेंबर दिस, उमा। काउ आर डिफरेंट कलर, जो काउस होती है वो डिफरेंट कलर की होती है, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम, पर उनके मिल्क का कलर सेम होता है। सेम वे डिफरेंट टीचर हैव डिफरेंट ओपिनियन, हर टीचर का अपना अलग ओपिनियन होता है, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम, पर उसका जो इम्पोर्टेंस है वो सेम होता है, उनका जो इम्पैक्ट है वो सेम रहता है। ही वॉज अट्रैक्ट बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, जो मोहन रॉय थे वो साइंस और मॉडर्न नॉलेज से ज़्यादा इंट्रैक्ट थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, जो नॉलेज होनी चाहिए वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए और साइंटिफिक होनी चाहिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट
सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823। उसने न्यू बिजनेस अपना स्टार्ट किया था जो कि न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, पर ब्रिटिश 1823 में उसको स्टॉप कर दिया। ही क्रॉस द सी। अब जो वहाँ पर प्राइस ने बोला था कि जो सी क्रॉस करेगा वो अपना धर्म खो देगा, पर उसने वो नहीं सोचा। ही क्रॉस द सी एंड वेंट टू इंग्लैंड, और वो इंग्लैंड गया टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, ये देखने के लिए कि ब्रिटिश को पावरफुल कैसे बना। देयर ही टोल्ड देम, वहाँ पर उसने जाके बताया, वी एक्सेप्ट यू एज अ रूरल, हम आपको एक तरह से राजा या फिर हमारे इस देश में रूलर्स मानते हैं। एज यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट, और आपको भी हमें एक तरह से अपनी प्रजा माननी चाहिए। सब्जेक्ट मीन्स यहाँ पर प्रजा माननी चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर, पर एक चीज़ आपको याद करनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओन्स टू हिज सब्जेक्ट, कि आपको भी एज जो हम प्रजा हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। So this is for this chapter. The second part I will be explaining in the next video. Thank you student. Hope you understood the chapter.